हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। आज का जो टॉपिक है वो रिलेट करता है आपका कमर्शियल लॉ से। आपको पता ही है, आपका जो यूजीसी नेट के तहत आपका पेपर सेकंड अगर वो लॉ से रिलेट करता है, आपने जब उसका सिलेबस देखा होगा तो आपको पता होगी कि वहाँ पर कमर्शियल लॉ भी आ रहा है। आज उसी के तहत हमने एक पॉइंट वहाँ पर एराइज करा है जो कि रिलेट करता है पार्टनरशिप से। मैं यहाँ पर पार्टनरशिप के तहत कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर अप करूँगी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ इस संबंध में पार्टनरशिप किसे कहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है पार्टनरशिप किसे कहते हैं तो एक बात इसके संग हमेशा याद रखिएगा कि पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 के अंतर्गत केवल पार्टनरशिप को ही डिफाइन नहीं करा गया, बल्कि वहाँ पर पार्टनरशिप, पार्टनर, फ्रम और फ्रम नेम को भी डिसाइड करा गया है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ABCD ये जो 4 लोग हैं इनके बीच में पार्टनरशिप है, इनके बीच में पार्टनरशिप का रिलेशन है, ये आप कैसे कह सकते हैं। सबसे पहला एसेंशियल होना चाहिए कि इनके बीच में एक एग्रीमेंट है, बिजनेस है, और उस बिजनेस के तहत जो भी इन्हें प्रॉफिट प्राप्त होगा वह उसको आपस में शेयर करने की बात कर रही हैं। यहाँ पर यह बात हो रही है कि इस बिजनेस को इनके द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा कैरीड आउट करा जाएगा। सबसे ज़रूरी एक अहम पॉइंट होता है म्यूचुअल एजेंसी का होना। अगर ये वाले पॉइंट्स यहाँ पर एराइज हो रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि इनके बीच में पार्टनरशिप है। एक बात और याद रखिएगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर बेस होती है, स्टेटस पर बेस नहीं मानी जाती है। पार्टनरशिप में जो बिजनेस है वो होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, ना कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप में जो बिजनेस है वो प्रॉफिट रिसीव करने के लिए ही बनाया जाता है। पार्टनर्स आपस में उस प्रॉफिट को शेयर करने की बात कर रहे हैं। जनरली स्पीकिंग यहाँ पर इसमें एक तरह से वो लॉस को भी शेयर करने की बात इसी में इंक्लूडेड करी जाती है। पार्टनरशिप के अंतर्गत एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि इसमें म्यूचुअल एजेंसी का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं जो कि पार्टनरशिप के बिजनेस को एराइज करते हैं। म्यूचुअल एजेंसी का होना बेहद ज़रूरी है। मतलब एक पार्टनर के द्वारा अगर कोई काम किया गया है तो दूसरा पार्टनर जो है वो अपने आप ही उस काम से लायबल हो सकता है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ उनके बीच में पार्टनरशिप है। अगर आपसे कल कोई पूछा जाए ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है, अगर आपसे पूछा जाए ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है तो आप क्या कहेंगे। म्यूचुअल एजेंसी ही उसका मेन एसेंशियल पाया जाता है। पार्टनरशिप का मेन एसेंशियल होता है म्यूचुअल एजेंसी होना। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए, अगर कोई एक पार्टनर कोई काम करता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहा है, तो अदर पार्टनर्स फ्रॉम उससे लाइबल हो सकती है। बाकी जनरल स्पीकिंग परिभाषा आप रीड कर सकते हैं। पार्टनर किसे कहते हैं, जो पार्टनरशिप में आ रहे हैं इंडिविजुअली, कलेक्टिवली, फ्रम, और जो बिजनेस नेम फ्रम नेम, बिजनेस का नेम होगा वो फ्रम नेम कहलाएगा। कई बार इस संबंध में पूछा जाता है आपसे पार्टनरशिप के प्रकार कौन से होते हैं। उन्हीं में से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रकार होता है पार्टनरशिप एट विल, जो कि पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 7 में बताया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की पार्टनरशिप को आप पार्टनरशिप एट विल के नाम देती हैं। इस प्रकार की पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स के द्वारा उस पार्टनरशिप की ड्यूरेशन को तय नहीं करा गया है, वहाँ पर यह तय नहीं करा गया है कि वो कितने समय के लिए है, तो उसे आप पार्टनरशिप एट विल के रूप में जान सकते हैं। एक पार्टनर ने कोई काम किया, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस करा है, क्या अन्य पार्टनर उससे लाइबल हो सकते हैं, क्या फ्रम उस काम से लाइबल हो सकती है। इस प्रोसेस को आप कहते हैं इम्प्लाइड ऑथोरिटी, जिसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 19 में बताया गया है। जब भी आप सेक्शन 19 के सबसेक्शन 1 को रीड करेंगे, उसके साथ में आपको सेक्शन 22 को भी रीड करना होगा। अगर किसी पार्टनर ने कोई काम किया है और वो काम उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किया है, और यहाँ पर वो काम उसने फ्रम के नेम से किया है, फ्रम के नाम से करा है, या फिर उसका इंटेंशन फ्रम को लाइबल करने का है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर फ्रम लाइबल मानी जाएगी। पर कुछ ऐसे एक्ट हैं जिन्हें लॉ की तरफ से ही मना कर दिया गया है कि अगर किसी पार्टनर के द्वारा कोई ये वाले काम करे गए
जो कि सेक्शन 19 के सब क्लॉज 2 में बताए गए हैं, तो फ्रम उनसे लाइबल नहीं होगी। अगर कोई पार्टनर क्या कर रहा है, वो फ्रम का जो डिस्प्यूट है उसको आर्बिट्रेशन को भेज रहा है, वो कोई बैंक अकाउंट अपने नाम से खोल रहा है, कोई भी मुकदमा वगैरह था, कोई सूट या प्रोसीडिंग था फ्रम के लिए, फ्रम के बिहाफ पर, उसको विड्रॉ कर ले रहा है फ्रम के बिहाफ पर, वो कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है जो फ्रम की है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो फ्रम की है उसको ट्रांसफ़र कर रहा है, और बहुत से ऐसे काम है जो इस संबंध में बताए गए हैं, तो फ्रम उनसे लाइबल नहीं मानी जाएगी। ये रेस्ट्रिक्शन ऐसे हैं जो बाय लॉ यहाँ पर इम्पोज करे गए हैं। फ्रम को भी यहाँ पे लाइबल, फ्रम को भी यहाँ पर अधिकारिता दी गई है कि उनकी तरफ से भी कुछ रेस्ट्रिक्शन इम्प्लाइड ऑथोरिटी के ऊपर इम्पोज किए जा सकते हैं, अंडर सेक्शन 20 के तहत बताया गया। पार्टनर्स फ्रम को राइट है कि अगर वो चाहें तो पार्टनर्स की जो इम्प्लाइड ऑथोरिटी है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर उस पर रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। एक बात याद रखना यहाँ पर कि अगर ये साबित हो जाता है कि जो थर्ड पार्टी थी वो इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन के बारे में जानती थी, तब फिर क्या होगा। अगर ये साबित कर दिया जाता है कि जो थर्ड पार्टी थी वो इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन के बारे में जानती थी, तब फ्रम लाइबल नहीं मानी जाएगी। और वहीं पर अगर थर्ड पार्टी ये साबित कर देती है कि वो इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन के बारे में जानती थी, जो कि धारा 20 के, अगर थर्ड पार्टी वहीं पर ये साबित कर देती है कि वो इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं जानती थी, जो कि धारा 20 के तहत फ्रम के द्वारा इम्पोज करे गए हैं अपने पार्टनर्स पर, तब फिर फ्रम यहाँ पर लाइबल मानी जाएगी। द पार्टनर्स इन द फ्रम में बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स extend or restrict the implied authority of any partner, notwithstanding any such restriction, any act done by partner on the behalf of firm which falls within his implied authority bind the firm, unless the person with whom he is dealing know of the restriction and does not know or the believe that partner to be a partner। चलिए फिर इसी के साथ मैं आज यहाँ पर पार्टनरशिप का एक पार्ट जो है, एक क्लास जो है अपनी आज के यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ।